हाँ भाई, सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे एमएससी फाइनल के जो टॉपिक चल रहे हैं उनकी बात करेंगे। जैसा कि टॉपिक आपके सामने है, कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी फॉर एन आइडियल गैस यूजिंग माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल। ठीक बात है। तो सबसे पहले भाई आइडियल गैस यानी परफेक्ट गैस लेनी है, किस में लेनी है? माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल में लेनी है। ठीक है, ये आपका बहुत बार पढ़ा हुआ है कि माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल कौन से होते हैं, कैनोनिकल कौन से होते हैं, सारे पहले वाले किसी वीडियो में मेरा करवाया हुआ है। बात क्लियर होगी सबके। सबसे पहले शुरुआत करते हैं टॉपिक की। लेट अस कंसीडर ए माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल ऑफ ए परफेक्ट गैस या फिर आइडियल गैस, जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल कितने ले लिए? ये ले लिए, n ले लिए, और प्रत्येक पार्टिकल का जो मास है वो मान लिया m है। वॉल्यूम जो है इनका, वॉल्यूम वो मान लिया कैपिटल V है। फिर बाद में जो एनर्जी जो है, जो एनर्जी रेंज आएगी इसमें, क्योंकि सारे पार्टिकल किसी न किसी रेंज में होंगे। एनर्जी रेंज है वो डेल E है, एट E। ये E ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, एक बात है। बात क्लियर होगी। यानी सारे पार्टिकल उनकी एनर्जी डेल E होगी। कहाँ पर होगी? यहाँ पर होगी। यानी या तो इससे कम होगी या फिर इससे ज़्यादा होगी, डेल E रेंज में। बात क्लियर होगी सबके। तो शुरुआत करते हैं अपन। यहाँ पर बात करते हैं कि अगर मान लो नहीं भाई, अपने शुरुआत में तो अज्यूम ही किया है कि n पार्टिकल हैं। अब बात आती है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम पर पार्टिकल, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो पर पार्टिकल है वो 3 है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे? 3n होंगे या नहीं होंगे? बात क्लियर होगी सबके। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए अपने? 3n हो चुके हैं मेरे हिसाब से। फिलहाल तक आपने जो अज्यूम किया है, या लेट अस कंसीडर माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल, ये याद हो गया। फिर उस इंसेंबल के अंदर क्या है? आइडियल गैस के नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं? n है। उनका मास क्या है? m है प्रत्येक का। फिर वॉल्यूम क्या है? v है। फिर यहाँ थोड़ी सी बात ध्यान देना, उनकी जो पार्टिकल्स की जो एनर्जी रेंज है वो डेल E है। कहाँ पर है? E पर है। क्लियर होगी। इसके बाद में प्रत्येक पार्टिकल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 3 है। फिर बाद में तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 3n हो जाएगा। फिर आगे अपन बात करते हैं। हाँ भाई, इसको तो मिटाना पड़ेगा। चलो एक बार तो ये करता हूँ। आगे अपन बात करते हैं कि फेज स्पेस वॉल्यूम कितना हो जाएगा। तो वॉल्यूम फेज स्पेस में, या हाइपर स्पेस वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो ये बात भी अपनी की हुई है। फेज स्पेस वॉल्यूम, तो इसको अपन ने बहुत बार लिखा, डेल गामा इक्वल टू इंटीग्रल dq1, याद होगा शायद। और फिर बाद में शुरू करते हैं dp1, और लास्ट में dpn तक शुरू करते हैं। याद है सबके। ये आपका क्या है? पोजीशन कोऑर्डिनेट है, सबको ये भी पता है। और ये आपका क्या है? मोमेंटम कोऑर्डिनेट है, ये भी सबको पता है। फिर देखो, ये अगर पोजीशन कोऑर्डिनेट है तो इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है? तो अपन लोग देखो, ये भी अपन जानते हैं dq1 और dqn, इसकी जगह लिख सकते हैं v की पावर n। क्या लिख सकते हैं? v की पावर n लिख सकते हैं। तो अपना ये किस में चेंज हो गया? डेल गामा इक्वल टू v की पावर n, और ये लिखा आपने dp1 dp2। ठीक है ना। देखो, वॉल्यूम जो है पर पार्टिकल v माना, तो एक पार्टिकल का v माना है तो n पार्टिकल का v की पावर n हो गया, उस हिसाब से लिखा है। ये अपना आ गया dpn। अब अपना अगला जो टारगेट है कि इसको कैलकुलेट करें। अब ये किस प्रकार से कैलकुलेट होगा? ये तो वॉल्यूम हो गया। विद द एनर्जी रेंज, एनर्जी रेंज कहाँ से कहाँ तक है? विथ द एनर्जी रेंज,
तो थोड़ी देर पहले बात की एनर्जी रेंज या तो ई से थोड़ा कम होगा या फिर ज़्यादा होगा, तो उसके लिए ऐसे लिखेंगे ई माइनस डेल ई ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन आर, ये ई आर, और ये लिखा। ये अपने पार्टिकल्स की एनर्जी है जो कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। बात ये क्लियर हो गई होगी। अरे भाई ये जो एनर्जी, ये तो पार्टिकल्स अपने, उनकी एनर्जी है वो कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। बात याद हो गई। इसी को देखो अपन लोग जानते हैं मोमेंटम के टर्म्स में लिखेंगे, क्योंकि यह अपने को फाइंड आउट करना है। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे एक ही स्टेप बाद में बताता हूँ, पहले आप ध्यान दोगे। अपन लोग ये जानते हैं कि P है वो क्या होता है, या P स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आपने खूब पढ़ा होगा, आपने 2m पढ़ा होगा, ठीक बात है ना। थोड़ा सा उल्टा लिखा गया, अपना पढ़ा हुआ है कि P स्क्वायर इक्वल टू 2me होता है। अपना यहाँ पर ER निकालना है, तो वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, PI स्क्वायर बाई 2m हो जाएगा। बात क्लियर होगी सबके। यहीं से लिखा है I की वैल्यू यहाँ पर 1 to 3n, 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3n क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है अपने। ठीक है, मेरे हिसाब से कर लिया सबने। यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, थोड़ी देर पहले बताया था डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n है, तो यहाँ पर 3n आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 3n, ये भी 3n, और ये भी क्या आएगा आपका dq 3n। ये आगे चलो मैं कर दूंगा, फिर इसको दोबारा समझो। ये n क्यों आया, n पार्टिकल की बात होती है तो आपके समझ आ गया ये कितना क्या आएगा। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ चुका v की पावर n। यहाँ ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो ये एप्सिलॉन माइनस ये e माइनस डेल ई लेस देन इक्वल टू समेशन i इक्वल टू 1 to 3n। यहीं से समझ में आया देखो सारा काम। और ये आ जाएगा PI स्क्वायर अपॉन 2m, ये हो गया। इसी स्टेप को मैं आगे जब बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा गौर करना, तो ये आ जाएगा आपका 2m e माइनस डेल ई, अच्छा ग्रेटर देन इक्वल टू समेशन PI स्क्वायर, यानी PI टोटल हो जाएंगे वो, और ये आ जाएगा 2m e आ जाएगा। बात क्लियर होगी सबके। अब कहने का मतलब ये है कि जो अपने पास में लास्ट में ये था dp1 dp2 और ये dp3n जो था, ये कौन सा वॉल्यूम होगा। यहां से देखो P है, अगर मैं P की बात करूंगा तो स्क्वायर हटाऊं तो यहां पर ये आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, ये होगा, ठीक है। यानी P की जो वैल्यू है वो इनके बीच में होगी, इनके बीच में होगी। अगर मैं P और X में अगर एक स्पेयर खींचा जाए, अगर मैं जैसे ये खींचा जाए, ये एक साइड में तो आपने P ले लिया और एक साइड में आपने क्या ले लिया, जैसे Q ले लिया, P ये लिखा, तो ये जो है ये किसको डिपेंड करेगा, ये ध्यान देने वाली बात है। ये डिपेंड करेगा इस रेडियस और इस रेडियस के बीच के पार्टिकल्स को डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो देखो ये लिखा, एक सेकंड, ये O है, यहां से लेकर यहां तक की जो एनर्जी मान ली अपन ने क्या है, E है, और यहां से लेकर यहां तक की क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी डेल E माइनस डेल E हो जाएगी। अब अपन को क्या निकालना है, ये निकालना है, तो ये कौन सा वॉल्यूम आएगा, ये आएगा, ये फाइंड आउट करना भाई, शॉर्टकट ये है। बात समझ आएगी सबके। तो ये फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस वॉल्यूम में से इस स्पेयर का वॉल्यूम घटा दूंगा, माइनस कर दूंगा। क्या बात क्लियर होगी। अरे बाहर वाले स्पेयर है, इसके वॉल्यूम में से अंदर वाले स्पेयर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे। अब बात आती है कि अपन क्या निकालें, पहले तो निकालें स्पेयर का वॉल्यूम। अच्छा, इस स्पेयर की P की टर्म्स में रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, इसकी बात कर लूँ मैं, रेडियस हो जाएगी रूट, यहाँ से देखो 2me, हो गया नहीं होगी। और अंदर वाले स्पेयर की अगर मैं बात कर लूँ तो इसका कितना हो जाएगा, रूट 2m e माइनस डेल ई, ये हो जाएगी। तो पहले मैं ये कर रहा हूँ। अपन लोग जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज, अगर इसको मैं एक बार v लिख देता हूँ तो दैट इक्वल टू क्या आएगा आपका, अपन लोग जानते हैं 4/3 पाई r क्यूब होता है। एक बार r ही लिखा है, r रेडियस जो नॉर्मल ज्योमेट्री में पढ़ते हैं उसके हिसाब से।
इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ पाई आर की पावर 3 अपॉन 3/4। रूट पाई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो पाई रूट पाई आर की पावर 3 अपॉन 3/4 को ऐसे लिखा 3/2 1/2 और रूट पाई। आप जो लोग जानते हो ये किसके बराबर होता है, तो ये लिखा मैंने अगली स्टेप में। देखो ऊपर आ गया आपका पाई की पावर 3/2 और आर की पावर 3 और नीचे क्या आ गया, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3/2। ये सिंगल पार्टिकल के लिए चल रहा है आपका, ठीक है ना। अरे क्लियर होगी बात मेरी। यहाँ पर मैं पी स्पेस की अगर मैं बात करता हूँ तो पी स्पेस के अंदर वॉल्यूम रेडियस है वो कितनी है, ये है। तो इसी की जगह पर क्या लिखा जाएगा, पाई की पावर 3/2 और 2me की पावर 3/2 अपॉन 3/2। कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। अरे एक बार समझो, ये तो नॉर्मल था अपना, नॉर्मली ज्योमेट्री के अंदर पढ़ते हैं वो वॉल्यूम है, लेकिन यहाँ पर स्पेस कौन सा चल रहा है, पी स्पेस चल रहा है। पी स्पेस के अंदर रेडियस आपका क्या है, √2me है। पता कहाँ से चला आपका, यहाँ से पता चला, ठीक बात है। इस स्पेयर का निकालेंगे, फिर ये यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, अपन ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसे फाइंड आउट होगा, इस स्पेयर के वॉल्यूम में से इस स्पेयर के वॉल्यूम को माइनस करेंगे। बात क्लियर होगी सबके। तो देखो आगे बात करते हैं 4-3n पार्टिकल या 4-3n फेज स्पेस। तो अपना v की पावर 3n लिखूं तो ये कितना आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक पार्टिकल का ये है तो n टाइम मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास में कितना आ जाएगा, पाई की पावर 3n/2 और यहाँ पर 2me की पावर 3n/2। नीचे भी क्या आ जाएगा, 3n/2 आ जाएगा। ये आ गया आपका, ये कौन सा आ गया, ये एक वॉल्यूम आ गया, ठीक बात है ना। अब देखो ये वॉल्यूम आ गया, थोड़ा सा यहाँ पर समझने वाली बात है, थोड़ा डाउट नहीं हो जाए थोड़ी सी। ये वॉल्यूम आ गया, इस पूरे स्पेयर का वॉल्यूम आ गया। अब मेरे को चाहिए क्या था, मेरे को चाहिए ये था। कैसे निकालूँ मैं ऐसे निकालूंगा कि इस पूरे वॉल्यूम में से ये वॉल्यूम माइनस करूंगा। तो देखो ऐसे लिखो, इंटीग्रल dp1 dp2 और dp3n इक्वल टू क्या लिखना चाहिए मेरे को बताओ थोड़ा सा। बाहर वाला स्पेयर का वॉल्यूम तो ये लिखा पाई की पावर 3n/2 और 2me की पावर 3n/2 और नीचे फैक्टोरियल 3n/2, ठीक बात है। फिर बाद में माइनस अंदर वाला तो पाई 3n/2 और यह आ जाएगा 2me माइनस डेल ई की पावर 3n/2 और यह आ गया फैक्टोरियल 3n/2। मेरे हिसाब से बात समझ आई है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अंदर वाले जो स्पेयर था उसका रेडियस कितनी है, 2m ब्रैकेट e माइनस डेल ई। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकालो, पाई की पावर 3n/2 और 2me की पावर 3n/2 इसको कॉमन निकाल लिया अपॉन फैक्टोरियल 3n/2, ये कर लिया कॉमन। अंदर क्या बचेगा, तो आप देखो यहाँ से सारा कॉमन -1 माइनस, यहाँ आप लिख सकते हो e माइनस डेल ई, नहीं 1 माइनस, ये कॉमन निकाल लिया ना, डेल ई अपॉन ई की पावर 3n/2, ठीक बात है। अब लोग आप ये जानते हो कि डेल ई अपॉन ई है वेरी स्मॉल है। तो आप देखो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, e की पावर x है उसको लगभग लिख सकते हैं नियरली इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं। अरे e की पावर x माइनस होता तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। कब लिख सकते हैं, जब x वेरी स्मॉल हो, वेरी स्मॉल हो। बात याद होगी ये भी सबके। तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है, उल्टा होगा तो इसी स्टेप को देखो मैं क्या लिखता हूँ, यह आ जाएगा पाई की पावर 3n/2 और 2m एप्सिलॉन की पावर 3n/2 और फैक्टोरियल 3n/2। बात क्लियर हो गई। तो यह आपका आ गया 1 माइनस, इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं, e की पावर माइनस डेल ई अपॉन डेल ई
और की पावर 3n/2 है। बात क्लियर होगी सबके। फिर बाद में इस स्टेप के अंदर ये तो चलता ही रहेगा अपना, इस स्टेप के अंदर 1 माइनस ई की पावर क्या आ गया आपका माइनस डेल ई अपॉन ई इंटू 3n/2, ये आया नहीं आया? अरे पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। अब देखो माइक्रो कैनोनिकल जो इंसेंबल है, या फिर अपने इंसेंबल की जब बात करते हैं, ठीक बात ना, किसकी बात करते हैं, तो जो 3n है वो उसकी जो वैल्यू है वो 10 की पावर 23 होती है। 23 से मतलब है वेरी लार्ज होती है, वेरी लार्ज होती है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी, यानी एक प्रकार से इन्फाइनाइट आ जाएगा। इन्फाइनाइट आ जाएगा तो इसको क्या लिखा जा सकता है, चलो इससे इस स्टेप में करता हूँ। इसको लिखा जा सकता है, देखो थोड़ा गौर करना, यहाँ पर अपना चल रहा है पाई की पावर, ये इंटीग्रल dp1 उसके बराबर चल रहा है, पाई की पावर 3n/2, और यह आ गया आपका 2me की पावर 3n/2, और नीचे फैक्टोरियल कितना आ गया 3n/2। यहाँ पे आओ थोड़ा सा, 1 माइनस, मैं ये बात बोल रहा था, ये कौन सी बात बोल रहा था मैं, कि अपने माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल के अंदर 3n वेरी लार्ज होता है, तो ये स्टेप बहुत ज़्यादा बड़ी आ जाएगी, यानी इसको एक बार इनफाइनाइट मानो आप, ठीक बात ना। अगर यहीं से अगर मैं लिखूं तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इसको मैं लगभग क्या मान सकता हूं, 0 मान सकता हूं। तो ये आ गया आपका लगभग 0 आ गया। बात क्लियर होगी सबके। कहने का मतलब है dp1 और dp2 ये जो चीज़ थी आपके पास में क्या प्राप्त हो गया, ये आपके पास में इतनी राशि प्राप्त हो गई, पाई की पावर 3n/2, 2me की पावर 3n/2 अपॉन फैक्टोरियल, ये आपको फाइंड आउट आपने कर ली। शुरुआत में सो द वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, सो द वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, ये क्या लिखा था, ये तो लिखा था, उसके अंदर v की पावर n ये था, और इंटीग्रल dp1 ये चल रहा था। इनकी वैल्यू पुट कर दूं तो v की पावर n की जगह पे v की पावर n, और ये अपने कितना फाइंड आउट किया है, पाई की पावर 3n/2 और 2me की पावर 3n/2 अपॉन ये फाइंड आउट किया 3n/2। ये भी क्लियर हो गया सबके। यानी फिलहाल तक अपन ने फेज वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया है। अब तो जैसे हेडिंग में लिखा हुआ था एंट्रोपी लिखा हुआ था, तो स्टैटिकल एंट्रोपी, स्टैटिकल एंट्रोपी तो वो दी जाती है, जैसे मान लो लिखा मैंने लॉग, कई बार ln लिख देते हैं, जैसे आधा, इसको ln भी लिखा जाता है, और ये लिखा। अब चूंकि अपन एक बात जानते हैं कि ये जो एंट्रोपी जो होती है वो डायमेंशन लेस होती है, और इस साइड में आपके पास वॉल्यूम है, तो फिलहाल डायमेंशन लेस नहीं है। मैं ये बोल रहा हूं कि ये क्या होती है, डायमेंशन लेस होती है। और एक इसकी बात हो रही है एडिटिव प्रॉपर्टी और शो करती है, एडिटिव प्रॉपर्टी। तो देखो इसको डायमेंशन लेस करने के लिए डेल जो लिखा गामा लिखा है, इसको डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से। किससे डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम। और किसी एक फेज सेल का जो वॉल्यूम है वो दिया जाता है h की पावर 3n से, ये पहले कर लिया कहीं पे, h की पावर 3n से दिया जाता है। एडिटिव प्रॉपर्टी के लिए इसको फैक्टोरियल n से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, फैक्टोरियल n से डिवाइड करेंगे। एक बार दोबारा बोल रहा हूं कि सिग्मा को डायमेंशन लेस करने के लिए आप क्या करोगे, h की पावर 3n से डिवाइड करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम में वॉल्यूम से डिवाइड हो जाएगा। एडिटिव प्रॉपर्टी के लिए इससे डिवाइड करते हैं, तो ये आपकी चेंज होगी, यानी डिवाइड बाई डिवाइडेड बाई h की पावर 3n एंड फैक्टोरियल n। ऐसा क्यों वहां बता चुका हूं। तो ये आपका आ गया इक्वल टू लॉग डेल सिग्मा अपॉन h की पावर 3n, ये आ गया। पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ डेल गामा, तो वैल्यू पुट कर रहा हूं, और अपना थोड़ी देर में अपने पास में
जो हेडिंग में लिखा हुआ था वही सेम आ जाएगा। हेडिंग में क्या लिखा हुआ था कि फाइंड द एंट्रोपी, तो ये आ गया आपका सिग्मा इक्वल टू लॉग, देखो इसमें आया था v की पावर n पाई की पावर 3n/2 2me की पावर 3n/2 अपॉन में था फैक्टोरियल 3n/2 और यहाँ से h की पावर 3n और फैक्टोरियल n। इसी लाइन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ log e v की पावर n पाई की पावर 3n/2 2me की पावर 3n/2 अपॉन h की पावर 3n और माइनस log फैक्टोरियल 3n/2 और माइनस log फैक्टोरियल n। फिर आप एक लॉग आप जानते हो स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है, अगर आपके पास में log n आ जाए तो इसी को आप ऐसे लिख सकते हो n log n माइनस n। बात क्लियर होगी सबके मेरे हिसाब से। अगर ऐसा है तो देखो सिग्मा इक्वल टू, ये स्टेप तो सेम आएगी, माइनस वहाँ क्या लिखूँ, वहाँ लिखूँगा 3n/2 log 3n/2। बात क्लियर होगी, माइनस 3n/2, ये तो इसकी जगह आ गया। फिर यहाँ पर क्या लिखूँगा माइनस n log n और माइनस n लिखा। अरे क्लियर है या नहीं है, क्लियर होना चाहिए। फिर देखो अपने पास ये चल रहा था log v की पावर n पाई की पावर 3n/2 और 2me की पावर 3n/2 अपॉन h की पावर 3n, लिखा था ऐसे कुछ, ये है ना। फिर वहाँ से देखो इसको मैं ऐसे लिखूँगा माइनस n तो यहाँ पढ़ा रहने दो और ये आ जाएगा log 3n/2 की पावर 3/2। मेरे साथ सही है, 3/2 इधर लेके चला गया। फिर ये लिख रहा हूँ तो ये आ गया n log n। फिर देखो माइनस माइनस ये प्लस और ये भी क्या प्लस, दोनों को ऐड करेंगे तो 5n/2। बात क्लियर होगी। log वाले टर्म को एक साइड में कर रहा हूँ तो ये आपके पास में, इसमें n और था पीछे n, चलो नहीं n नहीं है फिलहाल तक, तो इसको ऐसे करो। फिर बाद में एक स्टेप यहीं कर देता हूँ, इस n को इधर भी तो लेके आ सकता हूँ, ये n आ जाएगा, ये n आ जाएगा और ये n आ जाएगा और ये भी n आ जाएगा। अरे भाई ये n इधर आ सकता है, सबको पता है। अब उसको देखो करो, सब में से n तो बाहर निकाल लिया, log और ये आ गया v पाई की पावर 3/2 और ये लिखा 2me की पावर 3/2 और नीचे लिख दिया h की पावर 3 तो पहले से है। यहाँ से आपके पास में आ जाएगा 3n/2 की पावर 3/2, फिर यहाँ से n और प्लस 5n/2। अरे मैथमेटिक्स समझ में आ गई है सबके, बस थोड़ा ध्यान देना है। मैथमेटिक्स में मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस स्टेप में और इसमें क्या डिफरेंस है, ये पावर n है सारी इधर लेके आ गया मैं, ठीक है ना। चलिए ये भी हो गया आपका। इसके बाद कुछ नहीं करना, केवल इसको थोड़ा सेट करना है। आपके पास में सिग्मा इक्वल टू आ गया n log, मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ आप थोड़ा ध्यान देना। v और n का मैंने जोड़ा बना दिया तो ये तो लिखा v/n, ये लिख दिया, हो गया सबका। फिर बाद में देखो इसको अपन ऐसे करते हैं, भाई है तो मैथमेटिक्स ही, कैसे करोगे देख लो। चलो इसको ऐसे लिखो फिर एक बार, पाई की पावर 3/2, यहाँ से 2m की पावर 3/2 और e की पावर क्या है 3/2 अपॉन, ये तो लिख दिया h स्क्वायर की पावर 3/2, कर सकता हूँ इसको। फिर बाद में यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 3/2 की पावर 3/2 और n की पावर
3/2 और प्लस 5n/2, ये कर लिया। अब इसको आगे सेट करते हैं n log, ये v/n तो है ही। देखो इसका और इसका जोड़ा बना रहा हूँ, तो ये आपके पास में आ गया e/n⁻²। बात क्लियर होगी सबके। इसके बाद में इन सबको एक साथ लिख रहा हूँ, तो देखो 2 ऊपर जाएगा, ऊपर जाके क्या होगा 2 दूनी 4, तो ये आएगा 4πm, और अपॉन में क्या आ गया यहाँ से तो 3 ये रहा, और ये क्या है h² की पावर भी क्या हो गया आपका 3/2 हो गया और 5n/2। इस प्रकार से ये किसी आइडियल या परफेक्ट गैस की एक एंट्रोपी आपने फाइंड आउट कर ली है। इसका मैथमेटिकल टर्म्स जो और है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, वॉल्यूम पर पार्टिकल, एनर्जी पर पार्टिकल है, ठीक बात ना। और ये जो आपका जो फॉर्मूला है ये एडिटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है, ठीक है। थोड़ा गौर से पढ़ना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोबारा मिलते हैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। थैंक यू।